कैसे हो, क्या हाल चाल है? पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है? नहीं चल रही होगी तो फेल हो जाओगे, और अगर जो पास भी होगे तो थर्ड डिवीज़न की मार्कशीट किसी काम के नहीं आएगी। इसलिए अच्छा परसेंटेज चाहिए तो मेहनत करते रहिए, और मेहनत करने के साथ साथ रिवीजन करते रहिए। डेली पढ़िए और डेली रिवीजन करिए। ठीक, यही दो मंत्र है जो आपको आपका मनचाहा परसेंटेज दिलाएगा। ठीक, खैर अपने टॉपिक पे आते हैं। आज जो है हम यूरोप में राष्ट्रवाद जो क्लास 10th का चैप्टर पढ़ा रहे थे, उसमें जो है आज उसका फाइनल कंक्लूजन हम इसके थर्ड वीडियो में लेके आए हैं। तीसरा वीडियो है। इस तीसरे वीडियो में हम जो वहाँ के यूरोप में जो राष्ट्रवाद की जो गतिविधियाँ चल रही थीं उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, जिसमें 1848 के राष्ट्रवादी क्रांति के स्वरूप के बारे में हमने बताया था। और उस क्रांति के फलस्वरूप जो भी देश थे, चाहे इटली था, चाहे जर्मनी था, ठीक, इन सारे, और चाहे फ्रांस इन सारे देश में जो राष्ट्रवादी गतिविधियां फल फूल रही थीं, ये अब अपने चरम पे आ चुकी थीं। ये अपने अब चरम पे आ चुकी थीं, और इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए अब यहां देखेंगे। सबसे पहले आता है समय फिर जर्मनी के एकीकरण का। जर्मनी का एकीकरण की कहानी शुरू हो जाती है 1815 के वियना सम्मेलन से। वियना सम्मेलन ये वही सम्मेलन है जिसमें नेपोलियन को हराने के बाद, और जो जीते हुए देश थे उन देशों ने एक जबरदस्ती संधि थोप दी थी। किसके ऊपर? फ्रांस के ऊपर। और इस संधि के फलस्वरूप वो पूरे के पूरे फ्रांस को चारों तरफ से उसके जो क्षेत्र थे उस पे वो अपना अधिकार जमाने लगे, और अधिकार जमाने के साथ साथ वहां के क्षेत्रों पे वो कब्जा करने लगे। जो भी वहां का उपयोगी हिस्सा था, चाहे वो उत्तर का, चाहे वो दक्षिण का, चाहे वो पूरब का, चाहे पश्चिम का, वो या तो खुद उस क्षेत्र पे काबिज होने लगे, और या तो फिर वो उन क्षेत्रों को अपने सहयोगी देशों को देने लगे, जिसमें इंग्लैंड था, प्रसा था, ऑस्ट्रिया था। ये सारे के सारे जो देश थे, ये 1815 की वियना संधि के माध्यम से फ्रांस को कमजोर करने का प्रयास करने लगे, और उसमें सफल भी हुए। अच्छा, अब होता क्या है, लेकिन एक काम उन्होंने किया कि जो नेपोलियन ने जर्मनी के राज्यों का जो 38 राज्यों का एक संघ बनाया था, उसको इन्होंने टूटने नहीं दिया। अच्छा, टूटने तो नहीं दिया, लेकिन ये क्या हुआ, ये जब इस संघ का नेतृत्व करता, यानी इस क्षेत्र का जो नेतृत्व करता, प्रमुख जो शासक था नेपोलियन, जब वो खुद ही नहीं रहा, तो उसके बाद उसकी सत्ता जब कमजोर हो गई, तो फिर क्या है, जो इसके बनाया हुआ संघ है वो कितना भी अगर जो हो तो भी वो कमजोर बना रहता है। ठीक, अब ये चूंकि ये व्यवस्था जर्मनी की हम बात कर रहे हैं और जर्मनी के एकीकरण की बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, देखिए, एक राज्य है प्रसा, और ये प्रसा जो है, प्रसा के सहयोग से जर्मनी का एक प्रमुख चांसलर, या ये कहिए एक प्रमुख नेता उभर के आता है, जो जर्मनी के एकीकरण का प्रयास पूरे मन से करता है। और उसमें जैसे सत्ता का परिवर्तन तो जर्मनी में हुआ। अब सत्ता का परिवर्तन होने के फलस्वरूप वहां पे एक शासक बना जिसका नाम था विलियम प्रथम, और उस विलियम प्रथम ने अपने प्रयास से जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उसने जो जर्मनी के कुछ छुटफुट जो इधर उधर बिखरे हुए राज्य थे उनको जीत के और जर्मनी को एकीकृत करने का प्रयास किया, लेकिन इस प्रयास में उसको अपने सामंतों और अपने मंत्रियों का पूरा सहयोग नहीं मिल पाया, और उनका पूरा सहयोग न मिल पाने के चलते वो चाह के भी अपने प्रयास में फलीभूत नहीं हो पा रहा था। इसी में उसने जो है जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया ऑटोमन बिस्मार्क को उसने जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया, और उसे उन्होंने जर्मनी के एकीकरण की जिम्मेदारी सौंपी। किसने? विलियम प्रथम ने जर्मनी के एकीकरण की जिम्मेदारी जो है ऑटोमन बिस्मार्क को सौंपी। और ऑटोमन बिस्मार्क जो है वो बड़ा दूरदर्शी और बहुत ही कर्मठी और बहुत ही योग्य राजनेता था, और उसने कूटनीति, राजनीति, अर्थनीति और युद्ध नीति, इन सारे प्रयासों के माध्यम से जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को फलीभूत किया। वो कैसा है वो हम आगे देखेंगे। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है कि 1861 में विलियम ने ऑटोमन बिस्मार्क को चांसलर बना दिया। अब चांसलर बनने के बाद जो
जो बिस्मार्क होता है वो एक राजनेता जैसे, वो एक राजनेता रहता है अपने क्षेत्र का, और उसकी एक छवि ऐसी रहती है, वो अपने लोगों में देश के प्रति भक्ति और देश के प्रति समर्पण, ये दोनों भावना पैदा करने में सफल होता है। वो लोगों से कहता है कि अगर जो जर्मनी का एकीकरण करना है और अपने देश को महान बनाना है, तो हमें रक्त और युद्ध, हमें अपने देश के लिए और जर्मनी के लिए खून भी बहाना पड़ेगा और युद्ध भी लड़ना पड़ेगा। इन दो सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को फलीभूत करने का प्रयास करता है। ठीक, ये सारा सिद्धांत उसका आगे बढ़ता है। ये सारा सिद्धांत इस रक्त और युद्ध, इन दो नीतियों के माध्यम से बिस्मार्क जो है जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू करता है। अब चीजें क्या है कि मैटरनिक नाम का जो जर्मनी का शासक रहता है, वो लगातार वो सारे षड्यंत्र करता रहता है जिससे बिस्मार्क अपने एकीकरण की प्रक्रिया में सफल न हो। और इसलिए वो जो है इसलिए जो उस समय वहां क्रांति उत्पन्न होती है, जो जर्मनी में क्रांति उत्पन्न होती रहती है, उस क्रांति को दबाने के लिए प्रसा और ऑस्ट्रिया के सहयोग से प्रसा में जो उस समय शासक था, विलियम से पहले जो शासक था, वो जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया में एक तरीके से बाधक था। और ऑस्ट्रिया तो कभी जर्मनी का एकीकरण चाहता ही नहीं था, क्योंकि कमजोर जर्मनी उसके हित में था। इसलिए इन दोनों शासकों के सहयोग से जो मैटरनिक था, वो 1848 के समय में जो जर्मनी में क्रांति हुई, उसको कुचलने, उसको दबाने में वो सफल हो जाता है। यानी वो उन लोगों की हत्या कर देता है और पूरी तरीके से दमन कर देता है। तो 1848 में हुई क्रांति के माहौल को दबाने में वो सफल हो जाता है। लेकिन बाद के वर्षों में जब विलियम प्रथम आता है, तो उसने ऑटोमन बिस्मार्क के सहयोग से जर्मनी का चांसलर उसको बना के, और फिर जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया युद्ध के माध्यम से और रक्त बहा के और युद्ध करके, इन दोनों तरीकों से बिस्मार्क जो है जर्मनी के एकीकरण को सफल करता है। ये दो तरीके होते हैं जिससे जर्मनी का एकीकरण सफल होता है। अच्छा, चीजें क्या होती हैं? जर्मन उस समय जो है छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। कोई राज्य का अलग सामंत, अलग राजा होता था। तो उससे एक समस्या होती थी कि राष्ट्र और राष्ट्र के प्रति समर्पण, ये भावना ही नहीं बन पाती थी, क्योंकि जब राष्ट्र ही नहीं था, वो संगठित थे ही नहीं। जो अलग राज्य था, जो छोटे छोटे हिस्से थे, वो अपना अलग अलग राज्य टाइप के थे। तो वो अपने उन लोगों के देश, वहां रहने वाले लोगों की जो भक्ति थी, वो उस छोटे से हिस्से के प्रति थी। उनके अंदर वो राष्ट्र वाली भावना नहीं आती थी। इस भावना को जगाने में ऑटोमन बिस्मार्क जो है वो पूरी तरीके से सफल हुआ, और उसने पूरी जर्मन के उन छोटे छोटे राज्यों के हिस्सों से कहा कि आपको इस जर्मनी को शक्तिशाली राज्य बनाने के लिए और उसे संगठित करने के लिए अपना रक्त भी बहाना पड़ेगा और अपने देश के लिए युद्ध भी करना पड़ेगा। और इसी का परिणाम हुआ कि बिस्मार्क के प्रयासों के फलीभूत जर्मनी का एकीकरण हुआ। अब ये जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी रहती है। समय आ जाता है फिर ये जो है यूरोप के राष्ट्रों के एकीकरण, और यूरोप के राष्ट्रों में जो राष्ट्रवाद की भावना है ये आगे बढ़ती है, और हम इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को समझते हैं। जब हम इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को समझते हैं, तो इटली में क्या है? इटली में जो एकीकरण की प्रक्रिया है वो थोड़ी सी जटिल है, क्योंकि इटली में जो ईसाई धर्म का जो प्रमुख जो सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है ईसाई धर्म में, उसे पोप बोलते हैं। और पोप के प्रति लोगों की जो धार्मिक आस्था रहती है वो इतनी प्रबल होती है कि उसकी छवि एक सामाजिक नेता की रहती है, और लोग उसकी बातों पे अमल करते हैं, और समाज भी उसी के बताए हुए विचारों को मानता है। तो एक तरीके से एक सामाजिक जागरण और एक तरीके से एक धार्मिक जागरण, इन दोनों जागरणों जब ये सामाजिक और धार्मिक जब ये दोनों जागरण होगा, तभी तो इटली में क्रांति हो पाएगी, और तभी तो इटली में लोग जागृत हो पाएंगे अपने देश के प्रति, और उसका भी एकीकरण हो पाएगा। तो ये एक बड़ी जटिल प्रक्रिया थी। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, वहां पे एक नेता उभर के आता है, इटली में एक नेता उभर के आता है जिसका नाम है मैजिनी,
और मैजनी क्या है? मैजनी इटली में इटली के युवाओं को जागृत करने में सफल होता है। इटली के युवाओं को जागृत करने में सफल होता है। उनको उसका विश्वास था कि ये नौजवान इटली की जो ताकत है, जो युवा शक्ति है, यही इटली के निर्माण और इटली की ताकत बनेंगे। लेकिन इसके इस संगठन और इसके इस प्रयास के पूर्व भी इटली में बहुत सारे गुप्त संगठन थे। उसमें एक प्रमुख गुप्त संगठन था इटली में जिसका नाम था कार्बोनरी। कार्बोनरी, ये कार्बोनरी नाम का जो गुप्त संगठन था, इस कार्बोनरी नाम के गुप्त संगठन ने अपने प्रयासों के फलस्वरूप इटली में कई जगह क्रांति की, और क्रांति को कुछ जगह वो सफलता भी पाए, लेकिन बाद में इनके प्रयास जो है वो इतने खतरनाक हो गए कि जो तात्कालिक नेतृत्व था उस समय इटली का, वो इसे दबाने और इसे कुचलने और इसके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने में सफल हो जाता है। लेकिन फिर जब मैजनी आता है तो वो इटली के युवाओं को इटली के क्रांति का और इटली के एकीकरण का सबसे बड़ी ताकत समझता है, और उसने एक यंग इटली नाम का संगठन बनाया। यंग इटली नाम का जो संगठन बनाया, उसमें उसने धीरे धीरे आसपास के यूरोपीय देशों के युवाओं को मिला के 60,000 युवाओं का एक शक्तिशाली संगठन बनाया। और इस संगठन का परिणाम यह हुआ कि इटली में एक राष्ट्रवाद की भावना प्रबल रूप से जागृत हुई, जिसका परिणाम यह होता है कि इटली एक शक्ति के रूप में, एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में और एकीकृत होकर एक राष्ट्र के रूप में बनने में सफल होता है। यह इटली के एकीकरण की प्रक्रिया है जिसमें सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति मैजनी है। अब यहां पे इस चीज को समझेंगे कि मैजनी जो है यंग इटली संगठन की स्थापना वो 1831 में करता है, ठीक, जिसे उसे अपने देश के युवा शक्ति पे भरोसा रहता है, और उसी के परिणाम स्वरूप उसने यंग इटली नाम का यह संगठन बनाया था। अब ये उस समय उसकी एक छवि ऐसी हो गई थी कि वो इटली में एक जन नेता था, एक राष्ट्र नेता था, ये छवि उसकी बन चुकी थी। और ये सारी चीजें जो है उस समय की जो छोटी छोटी क्रांतिकारी घटनाएं होती रहती थी, उन सभी क्रांतिकारी घटनाओं को जगाने और उन क्रांतिकारियों को संगठित करने में सफल हुई, और इस प्रकार से इटली का एकीकरण हो पाया। ठीक, अब चीजें क्या हैं कि वहां पे गैरिबाल्डी नाम का एक व्यक्ति रहता है। इटली में एक मैजनी के अलावा एक गैरिबाल्डी नाम का व्यक्ति है। अब ये गैरिबाल्डी नाम का जो व्यक्ति है, ये जो है दूरदर्शी है, बुद्धिमान है, राष्ट्रभक्त है। अब ये क्या करता है, इसका भी प्रयास रहता है कि ये भी इटली के एकीकरण में अपना प्रयास करे, लेकिन इसकी कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां ऐसी रहती हैं। ये कार्बोनरी नाम के गुप्त संगठन में भी कुछ दिन तक काम कर चुका रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो इटली के उस समय की जो सत्ता थी वो इन क्रांतिकारी गतिविधियों के खिलाफ थी, क्योंकि वो चाहती नहीं थी कि इटली में जो राजतंत्र था वो चाहता ही नहीं था कि यहां पे कोई और शासन सत्ता केंद्र में आए, जिसके परिणाम स्वरूप उसने कार्बोनरी संगठन पे प्रतिबंध लगाया और उसके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। उसी में एक प्रमुख कार्यकर्ता था गैरिबाल्डी, जिसकी गतिविधियां संदेहास्पद जान के और जो राजतंत्र था इटली का, उसने इसके खिलाफ कार्रवाई करना सोचा, जिसके चलते ये डर के अमेरिका भाग गया। और डर के अमेरिका भाग जाने के बाद यह 1848 में फिर अमेरिका से वापस आता है और फिर अपनी गतिविधियों में संलिप्त हो जाता है। और अपनी गतिविधियों में जब यह संलिप्त हो जाता है तो फिर ये इटली के एकीकरण की प्रक्रिया में पूरी मनोयोग से लग जाता है। और इसका परिणाम यह होता है कि विक्टर इमैनुअल जो शासक रहता है, और वो फिर ऑटोवन बिस्मार्क विक्टर इमैनुअल के सहयोग से और ऑटोवन बिस्मार्क के प्रयासों के फलस्वरूप इटली एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में बनने में सफल होता है, जिसमें प्रमुख भूमिका निभाने वाले इटली के दो प्रमुख व्यक्ति थे, जिसमें पहला था मैजनी और दूसरा गैरिबाल्डी होता है। हालांकि इसमें विक्टर इमैनुअल और जो है ऑटोवन बिस्मार्क ने भी सहयोग दिया था, लेकिन जो उस देश के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे वो जो है मैजनी थे और ये गैरिबाल्डी था। अब चीजें क्या होती हैं, इस तरीके से जो गैरिबाल्डी है वो भी जो है मैजनी की तरह, जैसे मैजनी ने यंग इटली संगठन बनाया, उसने उसी तरीके से जो गैरिबाल्डी है वो रेड शर्ट लाल कुर्ती नाम का
लाल कुर्ती पहने हुए एक युवा, एक लोगों का संगठन बनाता है और इन संगठन ने लोगों के अंदर जो क्रांति के विचार हैं उसको जगाने और जो है क्रांति करने की भावना को पैदा करने में सफलता प्राप्त की। चीजें दोनों ने अपनी भूमिका निभाई। मैजनी ने यंग इटली के माध्यम से और गैरिबाल्डी ने रेड शर्ट नाम के एक संगठन के माध्यम से अपनी भूमिका अदा की। ये चीजें यही दोनों देश तक सीमित नहीं रहती हैं, ये चीजें और आगे बढ़ती हैं, और आगे बढ़ती हैं तो किस रूप में बढ़ती हैं वो हम यहां देखेंगे। अब क्या है, धीरे धीरे समय आ जाता है 1870 का। 1870 में आके इटली पूरी तरीके से एक एकीकृत राष्ट्र बन चुका रहता है। और अब है यूरोप में राष्ट्रवाद और इंग्लैंड की क्या स्थिति है। यूरोप में ये सारी गतिविधियां हों और इंग्लैंड का कुछ न पता चले, ऐसा तो संभव था ही नहीं, क्योंकि ये उस समय दुनिया के चौधरी बने बैठे थे, आधी दुनिया पे इनकी हुकूमत थी, तो इनकी भूमिका यूरोप में तो सबसे प्रमुख होगी, उसको हम समझते हैं। तो टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद और ब्रिटेन। अब ब्रिटेन जो आज का देश दिखाई देता है ना, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, ऐसा वैसा कुछ था नहीं। 18वीं शताब्दी से पहले जो ब्रिटेन था ना, वो एकदम से छटका फटका और बटा हुआ था। वो स्कॉटलैंड में, आयरलैंड में, वेल्स में और इंग्लैंड नाम के एक छोटे से हिस्से में बटा हुआ था। अब प्रॉब्लम क्या थी कि ये सारे के सारे इकट्ठे तो थे नहीं, तो जब ये सारे के सारे इकट्ठे थे नहीं तो ये ग्रेट ब्रिटेन कैसे बना। तो इसके लिए शुरू होती है जंग, कूटनीति और संघर्ष का दौर इंग्लैंड में, उसको समझते हैं। जो स्कॉटलैंड है वहां के जो मूल निवासी थे वो स्कॉटिश थे, और जो इस स्कॉटिश मूल के लोग थे उनकी एक अलग भाषा थी, अलग संस्कृति थी, अलग पहचान थी। इंग्लैंड टाइप का कुछ नहीं, वो अलग भाषा, बोली, रीत रिवाज, पहनावा ओढ़ावा सब स्कॉटिश था। आप कभी गूगल करके देखेंगे तो एक व्यक्ति रहते हैं, वो फ्रॉक जैसी एक पैंट पहने रहते हैं, फ्रॉक जैसी एक पैंट पहने रहते हैं और एक अलग तरीके का वाद्य यंत्र वो अपने मुंह से बजाते रहते हैं। दे आर ऑल द स्कॉटिश पीपुल, वो सब स्कॉटिश लोग हैं। आप जब गूगल करके इनको देखेंगे तो ये उनके अलग सभ्यता, संस्कृति और कल्चर को दर्शाता है। कितना भी इंग्लैंड जो है एकीकृत करने का प्रयास किया, लेकिन अभी भी वो अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ अलग पहचान बनाए हुए हैं, भले ही वो आज इंग्लैंड का हिस्सा हैं। अच्छा, अब यहां जानने वाली चीज ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि जब वो इतना अलग थे, सभ्यता, संस्कृति, पहनावा ओढ़ावा हर चीज में अलग थे, इंग्लैंड में कैसे आए। अच्छा, इंग्लैंड में क्या किया, इंग्लैंड ने उनके साथ 1707 में एक एग्रीमेंट किया। अब ऐसा भी नहीं कि एग्रीमेंट का मतलब वो आए मेज पे बैठे और समझौता होगा, ऐसा कुछ नहीं। इंग्लैंड ने अपनी कूटनीति, राजनीति और दूरदर्शिता के माध्यम से वहां के जो छोटे छोटे सामंत और राजा थे उनको तोड़ने मोड़ने में सफलता प्राप्त की, और सफलता प्राप्त करते करते उस पूरे हिस्से को वो जीतने में सफल हुए। और जीतने का परिणाम ये हुआ कि उनको वो एक मेज पे लाए और 1707 में उनसे जबरदस्ती जो है, जबरदस्ती, पहले तो शक्ति का परिचय दिए तो वो जबरदस्ती है, अब बाद में उनको मेज पे बैठा के विनम्रता का परिचय देते हुए उनसे समझौता करा लिए और स्कॉटलैंड का इंग्लैंड के साथ विलय करा लिए। ठीक तो 1707 में स्कॉटलैंड शामिल हो गया। अब कहानी आती है आयरलैंड की। जो आयरलैंड है वहां आयरिश पीपुल रहते हैं, वो आयरिश लोग हैं, वो अपनी पहचान आयरिश लोगों के रूप में कहते हैं। हम देखते हैं जब T20 वर्ल्ड कप होता है, चाहे जो भी वर्ल्ड कप होता है 50-50, इसमें आयरलैंड की टीम पार्टिसिपेट करती है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आयरलैंड के लोग अभी भी अपने आप को एक अलग देश के रूप में अपनी पहचान बनाना और मानते हैं। लेकिन अब वो अलग बात है कि वो यूनियन जैक यानी ब्रिटेन का जो झंडा होता है उसके अंतर्गत ही वो अपने आप को मानने को तैयार हो चुके हैं। लेकिन ये चीजें आज के तरह पहले इतनी आसान नहीं थी। समय ये रहता है, आयरलैंड में जैसे क्या है, सांस्कृतिक रूप से आयरलैंड 2 ईसाई धार्मिक समूह वाला देश, लेकिन वहां का आयरलैंड का जो ईसाई धार्मिक समूह वाला जो हिसाब किताब है वो दो रूपों में बटा हुआ है। अब जो पहला हिस्सा है वो कैथोलिक ईसाई धर्म के मानने वाले हैं, और जो दूसरा हिस्सा है वो प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। अब इन दोनों धार्मिक समूहों के बीच में एक द्वंद्व चलता रहता है। अच्छा, इंग्लिश पीपुल ने क्या किया, यानी इंग्लैंड ने क्या किया, अपनी धूर्तता से जो आयरलैंड में जो कैथोलिक समूह था इसको वो समर्थन करने लगे।
इसका वो इसका मतलब धूर्तता से इस कैथोलिक समूह का समर्थन नहीं किए, इसको दबाने का प्रयास करने लगी। और जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि जो वहां पे बचा हुआ एक ईसाई धर्म समूह था, वो जो है वो इनके मतानुसार था, इसलिए वो जो है इससे सम्मिलित होने के लिए 1801 में एक समझौता कर लेते हैं। इस प्रकार आयरलैंड भी इंग्लैंड में आ जाता है। अच्छा, उसके बाद इंग्लैंड में ही जब आप ये नक्शा देखेंगे इंग्लैंड का ना, अभी मैं दिखाता हूं, तो उसमें एक हिस्सा आता है वेल्स नाम का। ये वेल्स भी जो है ऐसे ही राजनीति और कूटनीति के माध्यम से इंग्लैंड वेल्स को भी अपने हिस्से में मिलाने में सफल हो जाता है। ये तो हो गई इनकी बात। अब मैं नक्शे में आपको दिखाता हूं इंग्लैंड की, जो दुनिया का चाचा चौधरी था, उसकी क्या कहानी है। आप यहां देखेंगे, ये देखिए, जब मैं आपको यहां दिखाता हूं, ये है इंग्लैंड, ये है इंग्लैंड, ये देखिए, ये इंग्लैंड है। ये जो मैं नक्शा बना रहा हूं ना, यही इंग्लैंड है। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया पर राज करने वाला आज कितना छोटा है। ये देखिए, ये लिखा है आयरलैंड, ये लिखा है आयरलैंड, और ये लंदन है, यानी मूल रूप से यही इंग्लैंड है। और ये इसके ऊपर में ये स्कॉटलैंड है, ये नीचे में वेल्स है, यानी यहां पे आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, इन चारों को मिला के यूके बनता है, यानी यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन। इन चारों क्षेत्रों को मिला के ये हिस्सा बनता है। ठीक है, इन चारों क्षेत्रों को मिला के ये पूरा ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है। ठीक, जब इन चारों हिस्सों को शामिल कर लिया तभी ये ग्रेट ब्रिटेन कहलाया। ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन शामिल हुए? स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स और जो इंग्लैंड है, ये सारे जब शामिल हुए तब ग्रेट ब्रिटेन बना, और जिसका झंडा यूनियन जैक है। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई यूरोप के राष्ट्रवादी दौर की कहानी, यूरोप के ये राष्ट्रवादी दौर की कहानी। अब इस राष्ट्रवादी दौर की कहानी में ये गाड़ी आगे हम बढ़ाते हैं, और अब हम पहुंचते हैं दो महिला किरदारों की। असल में ये जीवंत किरदार नहीं है, ये जीवंत किरदार नहीं है, ये जैसे प्रतीकात्मक महिला प्रतीक हैं, जिनको दो देशों ने अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार कर लिया। जैसे हम अपने यहां एक भारत माता के कॉन्सेप्ट को मानते हैं, उसी तरीके से फ्रांस और जर्मनी भी एक ऐसी प्रतीकात्मक महिला को अपनी राष्ट्र शक्ति के रूप में मानते हैं। उसको हम देखेंगे। जो सबसे पहली महिला का नाम आता है, जिसे हम बोलते हैं मारियाना नाम का एक महिला प्रतीकात्मक रूप जो है फ्रांस में दिखाई देता है, जिसमें एक महिला रहती है जो जंजीर, जिसके आगे जंजीर, टूटी हुई जंजीरें रहती हैं, जिसके आगे टूटी हुई जंजीरें रहती हैं, और वो लाल वस्त्र को पहने हुए रहती है, और तलवार को थामे हुए रहती है। और ये महिला मारियाना, जिसे मारियाना नाम दिया जाता है, और ये फ्रांस के लोगों में एक सबल और जो है एक ताकतवर राष्ट्र शक्ति के रूप में इसको वहां के लोग स्वीकार करते हैं। किसको? मारियाना को। ठीक, जो वहां पे एक फ्रांस को एकीकृत राष्ट्र शक्ति के रूप में ये उनका प्रतीक बन जाती है। और बाद में या आधुनिक फ्रांस में भी हर चौराहे पे, हर प्रमुख स्थलों पे इस मारियाना की प्रतिमा दिख जाएगी। आप गूगल करेंगे तो ये मिल जाएगा, मारियाना स्टैचू इन फ्रांस, पेरिस समथिंग। ठीक ना। अब हम आते हैं, एक और कैरेक्टर होता है जिसका नाम है जर्मेनिया। अब ये जर्मेनिया भी एक नारी प्रतीक है, एक नारी प्रतीक है। कहां की? जर्मनी की। अब जर्मनी की ये जो नारी प्रतीक है, ये जो है ये भी वहां पे, ये भी जर्मनी के एकीकृत राष्ट्र का प्रतीक बन के उभरती है, एकीकृत राष्ट्र का प्रतीक बन के उभरती है, जो पूरे जर्मनी का एक संगठित जो है, यानी मदर ऑफ जर्मनी या जर्मनी की मातृशक्ति के रूप में इसे माना जाता है जर्मेनिया को। और ये जो है ये भी अपने हाथ में तलवार को थामे हुए है, और स्वतंत्रता की प्रतीक बनके ये जर्मनी में, ये इसकी भी स्टैचू हर जगह देखने को मिल जाएगी। ये वहां के सिक्कों पे, ये वहां के जो करेंसी है और जो प्रमुख स्थल हैं, उस पे इस जर्मेनिया के नारी प्रतीक की मूर्ति देखने को मिल जाएगी। ठीक, इन दोनों प्रतीकों को हमने समझ लिया। अब हम आते हैं, जब ये सारा यूरोपीय गुणागणित पूरा होता है, तो उसके बाद एक शब्द और भी आता है कि जैसे मान लो यूरोप में तो राष्ट्रवाद था,
लेकिन राष्ट्रवाद के बाद भी तो समस्या हुई। अगर जो समस्याएं नहीं होती तो प्रथम विश्व युद्ध नहीं होता। तो ऐसी फिर क्या स्थिति हो गई कि ये देश जागे, और जागने के बाद जो है ये देश जागे, और जागने के बाद फिर यहां पे इस तरीके की समस्याएं हो गई। उसको समझते हैं। देखिए, राष्ट्रवाद तो था, राष्ट्रवाद ने यूरोपीय देशों को अपनी शक्ति को पहचानने का एक अवसर दिया, और जिसका परिणाम यह हुआ कि वो लोग, वहां के लोग अपने राजतंत्रात्मक व्यवस्था के खिलाफ खड़े हुए और क्रांति की, जिसके परिणाम स्वरूप उनका देश एक जो है एकीकृत राष्ट्र बनने में सफल हुआ। जो छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था वो एक एकीकृत राष्ट्र बनने में सफल हुआ। अच्छा, जब वो एकीकृत राष्ट्र बन जाते हैं तो उनकी साम्राज्यवादी इच्छाएं भी तो पैदा होती हैं। साम्राज्यवादी का मतलब हो गया जब कोई देश किसी दूसरे देश पे अधिकार करके अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करता है तो उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। ठीक, तो ये जो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति है ये भी राष्ट्रवाद के साथ उन देशों में विकसित होने लगती है, और जिसका परिणाम ये होता है कि जो यूरोप का बाल्कन हिस्सा है, इस बाल्कन हिस्से में के जो देश हैं, जो यूरोप के इस बाल्कन हिस्से में ये जो बाल्कन हिस्सा है, ये यूरोप का बाल्कन हिस्सा कहा जाता है। इस बाल्कन हिस्से के जो देश हैं, इन्हीं देशों में ये समस्याएं उत्पन्न हुई। असल बात है, समस्याएं ये इस नाते हुई क्योंकि ये सारे देश बहुत छोटे छोटे थे। जैसे ये क्या है, रोमानिया हो गया, उसके बाद स्लोवाकिया हो गया। ठीक, ऐसे ऐसे करके ये जो छोटे छोटे देश थे ना, ये बाल्कन कंट्रीज कहे जाते थे, क्योंकि ये बाल्टिक सागर के आसपास स्थित थे, इसलिए इन्हें बाल्कन कंट्री कह दिया गया। अच्छा, अब होता क्या है कि ये सारे देश छोटे थे और इनकी अपने में सीमाएं जो हैं एकदम लगी हुई थी, और जिससे इन देशों में परस्पर द्वंद्व होता रहता था, यानी एक टकराव होता रहता। और इस टकराव का फायदा उठाने के लिए उस समय के जो शक्तिशाली देश थे, जैसे इंग्लैंड हुआ, जैसे रूस हुआ, ऑस्ट्रिया हुआ, ये सब इन लोगों के टकराव का फायदा उठाने के लिए इन क्षेत्रों पे वो हमला करने लगते हैं। और हमला करने का परिणाम ये होता है, इन क्षेत्रों पे हमला करने लगते हैं, और हमला करने का परिणाम ये होता है, अपने साम्राज्यवाद का वो विस्तार करना चाहते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि दुनिया प्रथम विश्व युद्ध के विभीषिका में फंस जाती है, और जिसमें लाखों लोग अपने जान और माल से हाथ गंवा देते हैं। ये तो हो गया पूरा का पूरा यूरोप में राष्ट्रवाद को हमने पढ़ाया, जो 3 वीडियो के माध्यम से हमने कंप्लीट किया। अगर भी इसके बाद भी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप उसे कमेंट के माध्यम से पूछेंगे, और या फिर हमसे क्लास में आप इसके विषय में डिस्कशन कर लेंगे। इसी के साथ मैं ये वीडियो कंप्लीट करता हूँ। ओके एंड गुड नाइट।